Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to start the hematology मेडिसिन पोर्शन. ठीक है, अब हेमाटोलॉजी मेडिसिन पोर्शन में जो सबसे पहले हम लोग टॉपिक करेंगे दैट्स द एनीमिया. ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोगों ने तीन चीज़ें कवर करनी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम आरबीसी की जो डिजीज़ हैं ना, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, और फिर स्टेप वाइज जाते जाएंगे और सारे टॉपिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे करेंगे. ठीक है, अब बात ऐसी है ना कि हम लोगों ने पैथोलॉजी में ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से की हुई थी. ठीक है, लेकिन मेडिसिन पोर्शन के रिलेटेड जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो हम लोग ऐड कर लेंगे और बाकी सारी चीज़ें तो आसान है वो रिपीट कर लेंगे. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एनीमिया की डेफिनेशन बता दूं, क्योंकि एनीमिया की डेफिनेशन हर वाइवा में पूछी जाती है. कोई भी अगर आपका ब्लड का वाइवा ले रहा है ना तो वो आपसे सबसे पहले एनीमिया की डेफिनेशन ही पूछेगा. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन लोअर देन द लोअर एक्सट्रीम अकॉर्डिंग टू द सेक्स एंड एज. ठीक है, लोअर देन द लोअर एक्सट्रीम. अब लोअर एक्सट्रीम की क्या बात है, देखो नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें ना तो यंग मेल में हमारे पास जो एडोलेसेंट का मेल होता है ना वो उसमें होता है 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर. ठीक है, और एडल्ट मेल में तकरीबन 13.6 to 17.7 ग्राम पर डेसीलीटर होता है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो यंग फीमेल होती है उसमें 12 to 16 होती है, और जो एडल्ट फीमेल होती है उसमें 12.1 से लेकर 15.1 होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो लोअर वैल्यू है ना, अगर इससे कम हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे एनीमिया. ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले हम लोग आते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया पे. ठीक है, अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया में ना सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, या माइक्रोसाइटिक पे एनीमिया पे आने से पहले ना मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बता देता हूँ. एनीमिया की एक क्लासिफिकेशन लिखी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये कर लेते हैं. ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए ना कि माइक्रोसाइटिक में कौन सी एग्जाम्पल आती है, मैक्रोसाइटिक में कौन सी एग्जाम्पल आती है और नॉर्मोसाइटिक में कौन सी आती है. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोसाइटिक एनीमिया. ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में ना बेसिकली हमारे पास माइक्रोसाइटिक का क्या मतलब है कि हमारे सेल का साइज़ जो होगा वो छोटा होगा. ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ना वो है थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया एंड एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीजेस. ठीक है, अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया में जितनी भी डिजीज़ हैं ना उसमें क्या होता है, हमारे पास मीन कार्पास्कुलर वॉल्यूम भी हमारे पास कम होता है, मीन कार्पास्कुलर हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन भी कम होती है, और मीन कार्पास्कुलर हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन जो होती है, एक तो मीन कार्पास्कुलर हेमोग्लोबिन है वो भी कम होता है, और मीन कार्पास्कुलर हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन जो होती है वो भी कम होती है. ठीक है, लेकिन जो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसमें तीनों चीज़ें कम है, लेकिन जो थैलेसीमिया है ना इसमें हमारे पास जो मीन कार्पास्कुलर हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन होती है ना वो ज़्यादा होती है. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कम होती हैं. ठीक है, फिर इसके बाद नॉर्मोसाइटिक एनीमिया जिसमें आपका जो है वो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है, नॉक्टर्नल जो है वो हमारे पास पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया आ जाता है. इसके अलावा जो है वो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस वगैरह. ठीक है, और फिर मैक्रोसाइटिक में B12 डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है, और एक हमारे पास थायमिन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है. ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया में. ठीक है, और हम बेसिकली वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं और पूछे भी जाते हैं और उनकी लाइक ज़्यादा यील्ड है. ठीक है, सबसे पहले आते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया. ठीक है, अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया वो एनीमिया होता है, ठीक है, जिसमें बेसिकली अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया में ना हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ेंगे. ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास, देखो सबसे पहले हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई और हमारी बॉडी को सप्लाई कम मिल रही है. ठीक है, जैसे सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में फ़ीमेल की डिमांड ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसको सिर्फ अपनी बॉडी के आयरन नहीं देना होता, मतलब बॉडी में सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं बनाना होता, इसके अलावा हमारे जो बीबी होता है उसमें भी वो ब्लड जा रहा होता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास पोस्टपार्टम फीमेल होती हैं, ठीक है, मतलब कि डिलीवरी के बाद की जो फीमेल्स होती हैं, या हमारे पास जो इन्फेंट्स होते हैं, या हमारे पास जो है वो टॉडलर्स वगैरह होते हैं. ठीक है, और एडोलेसेंट में भी हमारे पास आयरन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन हमें ज़्यादा चाहिए होता है, ब्लड चाहिए बनना होता है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्रोनिक ब्लड लॉस हो जाए. ठीक है, अब क्रोनिक ब्लड लॉस कैसे हो सकता है, या तो हमारे पास अपर जीआई कोई मसला है. ठीक है, हमारे पास क्या है कि
एसोफेगस में कोई हमारे पास मसला है, ठीक है, कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, एसोफेजियल ब्लीड हो रही है, या हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह हो रहे हैं, उसकी वजह से ब्लीड हो रही है, ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल लॉस भी हो सकता है, ठीक है, क्रोनिक ब्लड लॉस है ना, और एक सिस्टोसोमियासिस जो होता है ना हमारे पास, सिस्टोसोमा हमारे पास जो पोनिकम और मेंसोनी वगैरह जो होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे जीआईटी में लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है अगर एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, मतलब आपके जीआईटी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि सीलिक डिजीज़ में क्या होता है कि आप एब्जॉर्प्शन का बेसिकली प्रॉब्लम होती है, तो अल्टीमेटली पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स पे ना। देखो हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं ना जो हमारे तमाम एनीमियाज में कॉमन होंगे, जैसे कि लेसिट्यूड, मतलब बंदा थका हुआ फील करता है, वीकनेस, फैटीग, ठीक है, पालर, डिस्पनिया, ठीक है, ये वाले फीचर्स आपको हर एनीमिया में मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है ना बाकी सारे फीचर्स की अब बात करते हैं, ठीक है। ये सारे हो गए, ये अब यहाँ से 5 से आ जाओ, ठीक है। हाइपोटेंशन होगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, इसके अलावा टैकीकार्डिया होगा, कोलिनिकिया होगा, मतलब नेल्स जो होंगे वो स्पून शेप हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट में पल्पिटेशंस, एंजाइना, ठीक है, और पाइका होगा, ठीक है। अच्छा दोबारा बता देता हूँ, देखो वीकनेस, फैटीग, डिस्पनिया, पैलर, इसके अलावा हमारे पास जो है वो हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, पल्पिटेशन, एंजाइना, और फिर आ जाता है पाइका, सही है। अब पाइका इस बेसिकली ना बंदे को ना मिट्टी खाने का बहुत शौक होता है, या ऐसी अनयूजुअल चीज़ें खाने का शौक होता है, जैसे बर्फ़ खाने का शौक होता है, दीवार से बच्चे जो हैं वो मिट्टी चूना वगैरह नोच के खा रहे होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आयरन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इवन जो फीमेल्स होती हैं वो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो फिर वो दीवार से मिट्टियाँ तोड़ के खा रही होती हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब आयरन डेफिशिएंसी की इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस होती है, और फिर इन्वेस्टिगेशन फॉर नोइंग द कॉज होती है, ठीक है। अब डायग्नोसिस के लिए हमारे पास सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग डायग्नोसिस के लिए करते हैं ना, वो हमारे पास है ब्लड सीपी, ठीक है। अब जो ब्लड सीपी होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हेमोग्लोबिन का लेवल देखेंगे तो वो कम होगा, ठीक है। इसके अलावा मीन कार्पास्कुलर वॉल्यूम भी कम होगा, मीन कार्पास्कुलर हेमोग्लोबिन भी कम होगा, मीन कार्पास्कुलर हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन भी कम होगी, ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो आयरन के लेवल्स हैं ना, ये हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।